शाम के 6 बज चुके थे। सूरज ढल चुका था और सरकारी दफ्तरों में लाइटें जल उठी थी। दिन भर की भागदौड़ और भीड़ के बाद अब माहौल में एक अजीब सी शांति थी। अंदर बड़े से हॉल में पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था। कुछ सिपाही अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक कोने में पांडे जी, जो उम्र में बड़े थे, कुर्सी पर पैर फैलाकर अखबार पढ़ रहे थे। वही शर्मा, एक जवान सिपाही, मोबाइल पर वीडियो देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। पूरे कमरे में सुस्ती छाई हुई थी। तभी भारी लकड़ी के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। दरवाजा थोड़ा खुला और एक दुबली-पतली लड़की झांकते हुए अंदर आई। उसकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल रही होगी। चेहरा थका और डरा हुआ था। आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। शरीर पर धूल, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे और पैर नंगे, जैसे कई दिनों से उसने ठीक से ना सोया हो, ना कुछ खाया हो। वो कांपती हुई आवाज में बोली, साहब, मेरी मदद कीजिए। मोबाइल में व्यस्त शर्मा ने नजर उठाई, फिर पांडे जी को देखकर मुस्कुराया। पांडे जी ने अखबार नीचे रखा, चश्मे के ऊपर से लड़की को घूरते हुए बोले, क्या है? यहां कोई मेला लगा है? ये एसपी ऑफिस है, धर्मशाला नहीं। बाहर जाओ। उनकी कड़क आवाज सुनकर लड़की सिहर गई, पर दरवाजे से हिली नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं भीख नहीं मांग रही साहब, मेरी छोटी बहन गायब हो गई है, प्लीज उसे ढूंढ दो। उसकी ये बात सुनकर कमरे की चुप्पी टूट गई। कोने में बैठा मुंशी हंस पड़ा। शर्मा ने ताना मारा, वाह, अब बहन भी गुम हो गई। हर रोज कोई ना कोई यहां रोने चला आता है। पांडे जी ने उसे डांटते हुए कहा, यह काम हमारा नहीं, थाने का है। यहां बड़े साहब बैठते हैं, चल हट। लड़की के गालों पर आंसू लुढ़क गए। उसने अपने झोले से एक पुरानी, फीकी सी फोटो निकाली। उसमें एक मुस्कुराती 10 साल की बच्ची थी। लड़की बोली, यही है मेरी बहन गुड़िया, कल रात बस्ती से गायब हो गई। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि पल भर को माहौल भारी हो गया। लेकिन पांडे जी का दिल नहीं पिघला। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, बस्ती की लड़कियां तो खुद ही भाग जाती है, किसी लड़के के साथ गई होगी, 2-4 दिन में लौट आएगी। हमारा काम मत बढ़ाओ। लड़की ने रोते हुए कहा, साहब, मैं थाने गई थी, वहां के पुलिस अंकल ने मुझे भिखारी बोलकर भगा दिया। बोले, ड्रामा कहीं और जाकर करो। ये सुनकर पांडे जी और शर्मा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे ये कोई आम बात हो। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाए, किससे मदद मांगे। वो वही जमीन पर बैठने ही वाली थी कि तभी अंदर से एक कड़क आवाज आई, क्या हो रहा है बाहर? इतना शोर क्यों है? ये आवाज थी एसपी विवेक राठौर की, जिनका नाम पूरे जिले में सख्ती और ईमानदारी के लिए मशहूर था। एसपी विवेक राठौर का नाम पूरे जिले में मशहूर था। उनकी ईमानदारी, सख्त अनुशासन और काम करने का तरीका सबको प्रभावित करता था। अपराधियों के लिए वो डर का नाम थे, लेकिन गरीब और आम लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। उनकी आवाज सुनते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। पांडे जी घबरा गए, अखबार समेटने लगे, जबकि शर्मा ने तुरंत मोबाइल जेब में डाल लिया। सब एकदम सीधा खड़े हो गए। पांडे जी बोले, कुछ नहीं सर, बस एक लड़की आई है, कह रही है उसकी बहन गायब हो गई है। अंदर से फाइल पलटने की आवाज आई, फिर विवेक की गहरी आवाज गूंजी, किसी का गायब होना मामूली बात नहीं होती पांडे, और फरियाद और भीख में फर्क समझो। उसे अंदर भेजो। पांडे जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने उस सहमी हुई लड़की की ओर देखा और कहा, जाओ, साहब बुला रहे हैं। लड़की, जिसका नाम मीरा था, डरते हुए धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि अंदर वाला अफसर भी बाकी सबकी तरह उसे डांट देगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया।
अंदर से आवाज आई, आओ अंदर। मीरा धीरे से अंदर दाखिल हुई। केबिन बड़ा और साफ सुथरा था। बीच में बड़ी सी मेज थी, जिसके पीछे एसपी विवेक राठौर अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी वर्दी पर सितारे चमक रहे थे। चेहरा रौबदार था, लेकिन आंखों में शांति और अपनापन झलक रहा था। विवेक ने एक नजर में मीरा की हालत समझ ली। थका हुआ चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें और टूटी हुई आवाज। वो उठे, पास रखी बोतल से एक गिलास पानी भरा और उसकी तरफ बढ़ाया। बैठो बिटिया, पहले पानी पियो। डरो मत, बताओ क्या हुआ। किसी बड़े अफसर की इतनी नरमी देखकर मीरा हैरान रह गई। उसने कांपते हुए हाथों से पानी लिया और एक ही सांस में पी गई। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने अपनी बात शुरू की। साहब, मेरा नाम मीरा है। मेरी छोटी बहन गुड़िया कल शाम हमारी बस्ती से गायब हो गई। हम सब पास के हैंडपंप पर पानी भरने गए थे। बच्चे वही खेल रहे थे। जब हम लौटे तो गुड़िया नहीं मिली। पूरी रात ढूंढा, हर गली, हर घर, मैदान, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुबह थाने गई तो वहां के पुलिस अंकल ने मुझे भगा दिया। बोले, ड्रामा कहीं और जाकर करना। ये कहते हुए मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने झोले से वही पुरानी धुंधली सी फोटो निकाली और विवेक की मेज पर रख दी। विवेक ने तस्वीर उठाई। उसमें एक मासूम, हंसती हुई 10 साल की बच्ची थी। उन्होंने कुछ देर तक फोटो को ध्यान से देखा, जैसे कुछ सोच रहे हों। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद उन्होंने तस्वीर मेज पर रखी और मीरा से नरम आवाज में पूछा, तुमने कहा नाम क्या है तुम्हारा? जी, मीरा। मीरा, ये फोटो काफी पुरानी लग रही है। कहाँ खिंचवाई थी? मीरा की आंखों में फिर से आंसू छलक आए। ये सुनते ही कमरे का माहौल एकदम बदल गया। मीरा की आंखों में उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, ये फोटो बहुत पुरानी है। मेरे पिताजी ने मेले में खिंचवाई थी। उसके कुछ समय बाद वो हमें छोड़कर चले गए। अब बस मैं और मेरी छोटी बहन गुड़िया ही एक दूसरे का सहारा है। मैं पास की कोठी में सफाई का काम करती हूं और गुड़िया मेरी दुनिया है। कृपया उसे ढूंढ लीजिए, साहब। विवेक का गला भारी हो गया। उन्होंने नरम स्वर में पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या था? मीरा? रघुवीर सिंह। ये नाम सुनते ही विवेक की उंगलियां फाइल पर थम गई, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। यही नाम उन्होंने अपने बचपन में आखिरी बार सुना था। वही नाम जिसके जाने के बाद उनका बचपन अनाथालय की दीवारों में कैद हो गया था। अचानक उनकी नजर मीरा की दाहिनी बाह पर गई। कपड़ा थोड़ा फटा हुआ था और वहां एक पुराना जलने का निशान दिख रहा था। विवेक ने खुद को संभालते हुए पूछा, ये निशान कैसे लगा? मीरा ने देखा और धीमे से बोली, बचपन में हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी साहब। मैं उसी में जल गई थी। पिताजी ने मुझे बचाया, पर कुछ दिनों बाद वो कहीं चले गए। लोगों ने कहा कि वो हमें छोड़कर भाग गए। विवेक के भीतर पुरानी यादें तूफान की तरह उमड़ पड़ी। कानों में चीखें गूंजने लगी। आंखों के सामने आग की लपटें नाचने लगी। वही हादसा जिसने उनका पूरा परिवार छीन लिया था। उन्हें याद आया, उसी आग में उन्हें भी एक ऐसा ही निशान पीठ पर मिला था। किसी ने उन्हें जलती झोपड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया था और होश आने पर वो अनाथालय में थे। तब बताया गया था कि उनके परिवार में कोई नहीं बचा। उनकी आवाज कांप रही थी, मीरा, क्या तुम्हें अपने पिताजी की शक्ल याद है? मीरा ने सिर झुका लिया। थोड़ी बहुत याद है साहब। वो लंबे चौड़े, मजबूत कद के थे, लेकिन वो हमें छोड़ गए। विवेक अपनी कुर्सी से झटके से उठे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मीरा के पास आए और बोले, नहीं मीरा, उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। उन्हें बुरी में जाना पड़ा और शायद वो तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी पिता थे। मीरा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब साहब, आप क्या कह रहे हैं? विवेक की आंखों से अब आंसू बहने लगे।
मीरा, मैं भी रघुवीर सिंह का बेटा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई विवेक। ऑफिस का शांत कमरा अचानक जैसे फट पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। मीरा के होंठ कांपने लगे। भैया, आप सच कह रहे हैं? मेरे भैया तो उस आग में। विवेक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नहीं मीरा, मैं जिंदा था। उस हादसे में बुरी तरह जल गया था। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और फिर मैं अनाथालय चला गया। उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बहन नहीं बची। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया और तुमने मुझे, लेकिन भगवान ने आज हमें फिर मिला दिया। मीरा फफक कर रो पड़ी और विवेक ने उसे अपने गले से लगा लिया। इतने सालों बाद भाई बहन फिर एक दूसरे के आंसुओं में अपना घर पा चुके थे। विवेक ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। अंदर से एक पुरानी फीकी सी तस्वीर निकली, जिसमें एक आदमी, एक छोटा लड़का और उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। मीरा ने जैसे ही वो तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे। वो वही तस्वीर थी जो उसके पास मौजूद तस्वीर से बिल्कुल मिलती थी। मीरा अब खुद को रोक नहीं पाई। फूट फूट कर रोते हुए उसने कहा, भैया, और विवेक के गले लग गई। सालों का दर्द, तन्हाई और बेबसी सब उसके आंसुओं के साथ बह निकले। भाई बहन की ये मुलाकात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बाहर हॉल में बैठे सिपाही और मुंशी दरवाजे की दरार से सब देख रहे थे, जिन्होंने कुछ देर पहले मीरा को भिखारिन समझकर दुत्कारा था। अब उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़की उनके एसपी साहब की सगी बहन निकली। पांडे जी तो इतने घबरा गए कि कुर्सी पकड़कर बैठ गए। अब मामला सिर्फ एक लापता बच्ची का नहीं था। ये एक परिवार की अधूरी कहानी थी जो आज पूरी हो रही थी। विवेक ने मीरा को संभाला, उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चुप हो जा मीरा, अब मैं आ गया हूं। गुड़िया को कुछ नहीं होगा। चाहे वो जमीन के नीचे हो या आसमान में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। विवेक के अंदर का अफसर अब जाग चुका था, लेकिन इस बार यह मिशन सिर्फ सरकारी नहीं, निजी था। उन्होंने इंटरकॉम उठाया और सख्त आवाज में कहा, पांडे, शर्मा, तुरंत मेरे केबिन में आओ। दोनों सिपाही भागते हुए अंदर आए। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। विवेक कुर्सी पर बैठ चुके थे। चेहरा अब फिर से इस्पात जैसा सख्त था। उन्होंने आदेश दिया, पूरे जिले में अलर्ट जारी करो। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगाओ। हर थाने, हर चौकी में इस बच्ची की फोटो तुरंत भेजो। वायरलेस पर मैसेज फ्लैश करो। एक 10 साल की बच्ची, नाम गुड़िया, कल रात से बस्ती इलाके से लापता है। हर हाल में उसे ढूंढना है। अब से ये केस मेरी सीधी निगरानी में रहेगा। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। दोनों सिपाही जय हिंद सर कहकर बाहर भागे और कुछ ही मिनटों में पूरा पुलिस सिस्टम हरकत में आ गया। जो ऑफिस कुछ देर पहले शांत था, अब वहां तूफान मच गया था। फोन की घंटियां बजने लगी, वायरलेस पर संदेश गूंजने लगे और पुलिस जीपें सड़कों पर दौड़ पड़ी। जिस थाने ने मीरा को सुबह भगा दिया था, वहां जब एसपी विवेक का सीधा फोन आया तो थानेदार के हाथ पैर कांप गए। विवेक ने सिर्फ इतना कहा, शर्मा जी, जिस लड़की को आपने भगा दिया था वो मेरी बहन है, और जो बच्ची गायब है वो भी मेरी बहन है। अगर कल सुबह तक वो सही सलामत नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। थानेदार के माथे पर पसीना छलक आया। उसने तुरंत अपनी पूरी टीम को बस्ती में भेज दिया। उधर विवेक ने मीरा को अपने पास बिठाया और उसे समझाया, चिंता मत कर मीरा, हमारी पुलिस बहुत काबिल है, वो गुड़िया को जरूर ढूंढ लेगी। समय बीतता गया, रात गहराने लगी और मीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब उसके पास उसका भाई था और यही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। करीब रात के 11 बजे वायरलेस पर एक संदेश आया। खबर थी कि बस्ती के पास पुरानी जूट मिल के गोदाम में
कुछ लोगों ने एक बच्ची को छिपा रखा है। वो लोग उसे बेचने की फिराक में थे। विवेक ने तुरंत रेड का आदेश दिया। वो खुद जाने लगे, लेकिन मीरा को देखकर रुक गए। उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अगले 15 मिनट उनके लिए जैसे सदियों के बराबर थे। फिर फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर बोला, सर, मुबारक हो, बच्ची मिल गई है। थोड़ी डरी हुई है, लेकिन बिल्कुल सही सलामत है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। विवेक के चेहरे पर राहत की चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा मिल गई, हमारी गुड़िया मिल गई। मीरा खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान लौट आई जो पुरानी तस्वीर में थी। आधे घंटे बाद पुलिस जीप की घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। मीरा के होंठ कांपने लगे। भैया, आप सच कह रहे हैं? मेरे भैया तो उस आग में। विवेक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नहीं मीरा, मैं जिंदा था। उस हादसे में बुरी तरह जल गया था। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और फिर मैं अनाथालय चला गया। उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बहन नहीं बची। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया और तुमने मुझे, लेकिन भगवान ने आज हमें फिर मिला दिया। मीरा फफक कर रो पड़ी और विवेक ने उसे अपने गले से लगा लिया। इतने सालों बाद भाई बहन फिर एक दूसरे के आंसुओं में अपना घर पा चुके थे। विवेक ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। अंदर से एक पुरानी फीकी सी तस्वीर निकली, जिसमें एक आदमी, एक छोटा लड़का और उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। मीरा ने जैसे ही वो तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे। वो वही तस्वीर थी जो उसके पास मौजूद तस्वीर से बिल्कुल मिलती थी। मीरा अब खुद को रोक नहीं पाई। फूट फूट कर रोते हुए उसने कहा, भैया, और विवेक के गले लग गई। सालों का दर्द, तन्हाई और बेबसी सब उसके आंसुओं के साथ बह निकले। भाई बहन की ये मुलाकात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बाहर हॉल में बैठे सिपाही और मुंशी दरवाजे की दरार से सब देख रहे थे, जिन्होंने कुछ देर पहले मीरा को भिखारिन समझकर दुत्कारा था। अब उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़की उनके एसपी साहब की सगी बहन निकली। पांडे जी तो इतने घबरा गए कि कुर्सी पकड़कर बैठ गए। अब मामला सिर्फ एक लापता बच्ची का नहीं था। ये एक परिवार की अधूरी कहानी थी जो आज पूरी हो रही थी। विवेक ने मीरा को संभाला, उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चुप हो जा मीरा, अब मैं आ गया हूं। गुड़िया को कुछ नहीं होगा। चाहे वो जमीन के नीचे हो या आसमान में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। विवेक के अंदर का अफसर अब जाग चुका था, लेकिन इस बार यह मिशन सिर्फ सरकारी नहीं, निजी था। उन्होंने इंटरकॉम उठाया और सख्त आवाज में कहा, पांडे, शर्मा, तुरंत मेरे केबिन में आओ। दोनों सिपाही भागते हुए अंदर आए। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। विवेक कुर्सी पर बैठ चुके थे। चेहरा अब फिर से इस्पात जैसा सख्त था। उन्होंने आदेश दिया, पूरे जिले में अलर्ट जारी करो। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगाओ। हर थाने, हर चौकी में इस बच्ची की फोटो तुरंत भेजो। वायरलेस पर मैसेज फ्लैश करो। एक 10 साल की बच्ची, नाम गुड़िया, कल रात से बस्ती इलाके से लापता है। हर हाल में उसे ढूंढना है। अब से ये केस मेरी सीधी निगरानी में रहेगा। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। दोनों सिपाही जय हिंद सर कहकर बाहर भागे और कुछ ही मिनटों में पूरा पुलिस सिस्टम हरकत में आ गया। जो ऑफिस कुछ देर पहले शांत था, अब वहां तूफान मच गया था। फोन की घंटियां बजने लगी, वायरलेस पर संदेश गूंजने लगे और पुलिस जीपें सड़कों पर दौड़ पड़ी। जिस थाने ने मीरा को सुबह भगा दिया था, वहां जब एसपी विवेक का सीधा फोन आया तो थानेदार के हाथ पैर कांप गए। विवेक ने सिर्फ इतना कहा, शर्मा जी, जिस लड़की को आपने भगा दिया था वो मेरी बहन है, और जो बच्ची गायब है वो भी मेरी बहन है। अगर कल सुबह तक वो सही सलामत नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना।
थानेदार के माथे पर पसीना छलक आया। उसने तुरंत अपनी पूरी टीम को बस्ती में भेज दिया। उधर विवेक ने मीरा को अपने पास बिठाया और उसे समझाया, चिंता मत कर मीरा, हमारी पुलिस बहुत काबिल है, वो गुड़िया को जरूर ढूंढ लेगी। समय बीतता गया, रात गहराने लगी और मीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब उसके पास उसका भाई था और यही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। करीब रात के 11 बजे वायरलेस पर एक संदेश आया। खबर थी कि बस्ती के पास पुरानी जूट मिल के गोदाम में कुछ लोगों ने एक बच्ची को छिपा रखा है। वो लोग उसे बेचने की फिराक में थे। विवेक ने तुरंत रेड का आदेश दिया। वो खुद जाने लगे, लेकिन मीरा को देखकर रुक गए। उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अगले 15 मिनट उनके लिए जैसे सदियों के बराबर थे। फिर फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर बोला, सर, मुबारक हो, बच्ची मिल गई है। थोड़ी डरी हुई है, लेकिन बिल्कुल सही सलामत है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। विवेक के चेहरे पर राहत की चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा मिल गई, हमारी गुड़िया मिल गई। मीरा खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान लौट आई जो पुरानी तस्वीर में थी। आधे घंटे बाद पुलिस जीप एसपी ऑफिस के बाहर रुकी। एक महिला कांस्टेबल गुड़िया को लेकर अंदर आई। गुड़िया थकी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। जैसे ही उसने मीरा को देखा, वो दीदी कहकर दौड़ पड़ी और उसकी बाहों में समा गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं। ये खुशी के आंसू थे, मिलन के आंसू। विवेक दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थी। आज वो सिर्फ एक अफसर नहीं, एक भाई थे, एक परिवार के मुखिया जिसने अपने बिखरे रिश्ते फिर से पा लिए थे। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो विवेक आगे बढ़े। उन्होंने गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा। गुड़िया ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया, ये हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भैया। गुड़िया ने भोलेपन से पूछा, हमारे भी भैया? विवेक मुस्कुराए, उसे गोद में उठा लिया और बोले, हां बेटा, तुम्हारे भी। उस रात विवेक ने उन सिपाहियों से कुछ नहीं कहा जिन्होंने सुबह मीरा से बदतमीजी की थी। उन्हें सजा मिल चुकी थी। उनके जमीर ने उन्हें खुद कटघरे में खड़ा कर दिया था। विवेक ने दोनों बहनों को गाड़ी में बैठाया। मीरा और गुड़िया हैरान थी। कल तक जो फुटपाथ पर सोती थी, आज अपने सगे भाई की गाड़ी में बैठकर उसके घर जा रही थी। जब गाड़ी एसपी बंगले के गेट पर पहुंची तो बाहर विवेक की पत्नी सोनिया खड़ी थी। वो चिंतित होकर इंतजार कर रही थी। विवेक के साथ 2 अनजान लड़कियों को देखकर वो चौंकी। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनिया, मिलो, ये मीरा और गुड़िया है, मेरी बहनें। सोनिया हैरान रह गई, आपकी बहनें? लेकिन आपने तो कहा था आपका कोई नहीं है। विवेक ने उनका हाथ पकड़कर सारी कहानी बता दी। कैसे हादसे ने उन्हें अलग कर दिया और आज किस्मत ने फिर मिला दिया। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ही नरमदिल इंसान थी। उन्होंने दोनों बहनों को गले लगाते हुए कहा, आज से ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। मुझे हमेशा से एक ननद की कमी महसूस होती थी। भगवान ने आज मेरी दुआ सुन ली। सोनिया ने उन्हें नहाने के लिए कपड़े दिए, खाना परोसा और चारों साथ बैठकर डिनर किया। सालों बाद उस घर में एक पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। मीरा और गुड़िया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत ऐसे भी बदल सकती है। खाना खाते हुए गुड़िया ने पूछा, भैया, क्या अब हम यही रहेंगे? हमें वापस उस बस्ती में तो नहीं जाना पड़ेगा? विवेक ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, कभी नहीं। अब तुम दोनों हमेशा अपने भाई के साथ रहोगी। तुम स्कूल जाओगी, पढ़ोगी और एक दिन बड़ी अफसर बनोगी। उस रात मीरा और गुड़िया जब आरामदायक बिस्तर पर लेटी तो उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि आने वाले कल के सपने थे। विवेक और सोनिया बालकनी में खड़े उन दोनों को देखते हुए उनके भविष्य की बातें कर रहे थे।
आज किस्मत ने जो बिखरा हुआ था उसे जोड़ दिया था। शहर की बत्तियां बुझ गई, लेकिन एसपी विवेक के घर की एक खिड़की में अब भी रोशनी जल रही थी। वो सिर्फ बिजली की नहीं, बल्कि एक परिवार के फिर से जगने की रोशनी थी।